मैं हूं डॉक्टर इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रिसर्च विद डॉक्टर इरफान। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूंगा वो टॉपिक है सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस। इसके बेसिक इंट्रोडक्शन पे मैं बात करूंगा कि सिस्टमैटिक रिव्यू क्या होता है और मेटा एनालिसिस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और ये कहाँ पे जो हैं वो दोनों सिमिलर होते हैं और कहाँ पे ये दोनों डिफरेंट होते हैं। और इसकी एग्जांपल्स पे बात करेंगे मेटा एनालिसिस की। इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि मेटा एनालिसिस क्या होता है और मेटा एनालिसिस में टॉपिक को सिलेक्ट कैसे करते हैं, आपको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिव्यू की टाइप्स कौन कौन सी हैं। रिव्यू की बेसिकली 3 टाइप्स हैं। सबसे पहला है ट्रेडिशनल रिव्यू, नंबर 2 पे है सिस्टमैटिक रिव्यू एंड नंबर 3 पे है मेटा एनालिसिस। ट्रेडिशनल रिव्यू को हम नैरेटिव रिव्यू भी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी रिसर्चर रिसर्च थीसिस लिखता है तो उसमें 2nd चैप्टर लिटरेचर रिव्यू का होता है। लिटरेचर रिव्यू में किसी किस्म की कोई स्पेसिफिक या स्ट्रक्चर्ड गाइडलाइन या कोई मेथड यूज़ नहीं करते। उसमें रिसर्चर जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक स्टडीज़ को सर्च करता है, उसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डेटाबेसेस को सिलेक्ट करता है। वो गूगल स्कॉलर में से सर्च करे, वो किसी और डेटाबेस में से सर्च करे, तो वो बाउंड नहीं होता क्योंकि वो किसी स्ट्रक्चर्ड मेथडोलॉजी को फॉलो नहीं करता। उसके बाद आता है सिस्टमैटिक रिव्यू। जब हम लिटरेचर रिव्यू को या सिंपल रिव्यू को हम किसी सिस्टम के ज़रिए कंडक्ट करें तो वो सिस्टमैटिक रिव्यू बन जाता है। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम एक स्पेसिफिक मेथड हो सकता है, कोई गाइडलाइन हो सकती है, यानी कि वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कुछ मेथड होते हैं जिनको फॉलो करते हुए एक रिव्यू लिखा जाता है, उसको हम सिस्टमैटिक रिव्यू कहते हैं। इसकी डेफिनेशन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। अ रिव्यू दैट इज कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू क्लियरली स्टेटेड साइंटिफिक रिसर्च मेथड। ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में कि क्लियरली स्टेटेड साइंटिफिक रिसर्च मेथड। जिस तरह रिसर्च के बहुत सारे मेथड्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव हैं, कुछ क्वांटिटेटिव हैं, उसमें हम क्लियरली ये बताते हैं, डिस्क्राइब करते हैं कि कौन सा मेथड हम यूज़ करेंगे, सैम्पलिंग क्या होगी, उसमें पॉपुलेशन क्या होगी, एनालिसिस और ये सारी चीज़ें। इसी तरह जब हम कुछ सिस्टमैटिक रिव्यू कंडक्ट करते हैं तो उसमें क्लियरली हम जो है वो लिखते हैं कि कौन सा मेथड या कौन सी गाइडलाइन हम यूज़ करेंगे एंड इज़ डिज़ाइन टू मिनिमाइज बायसेस। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर मेथड यूज़ करना क्यों ज़रूरी है सिस्टमैटिक रिव्यू में कि इसमें जो बायसनेस है या कोई एरर्स हैं जो कि ट्रेडिशनल रिव्यू या नैरेटिव रिव्यू में मौजूद होते हैं, उनको मिनिमाइज़ किया जा सके। हम इन बायसनेस को या इन एरर्स को हम बिल्कुल ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इनको मिनिमाइज़ कर सकते हैं बीइंग ए रिसर्चर। तो ट्रेडिशनल रिव्यू में चूँकि कोई स्ट्रक्चर्ड मेथड यूज़ नहीं होता, उसमें कोई गाइडलाइन को यूज़ नहीं करते, उसमें रिसर्चर्स जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से जिन मर्ज़ी स्टडीज़ को शामिल करे, जिन मर्ज़ी स्टडीज़ को वो शामिल ना करे, वो जिन डेटाबेसेस से चाहे वो सर्च कर सकता है, वो जिन डेटाबेसेस को चाहे उनको स्किप कर सकता है, वो कोई भी कीवर्ड यूज़ कर सकता है। उसमें कीवर्ड्स में भी वो बाउंड नहीं है। फिर वो ईयर ऑफ पब्लिकेशन जो सिलेक्टेड स्टडीज़ हैं जिनको रिव्यू करता है रिसर्चर, उसमें वो बाउंड नहीं होता कि वो कौन से ईयर्स की स्टडीज़ को लेगा, रिव्यू करेगा, कौन से ईयर्स को नहीं लेगा। तो इस तरह इसमें बायसनेस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि रिसर्चर जो है वो कोई मोस्ट रेलिवेंट स्टडी जो है ट्रेडिशनल रिव्यू में वो स्किप कर दे। चूँकि क्लियरली स्टेटेड मेथडोलॉजी नहीं है तो उसमें फिर इस बायसनेस को आइडेंटिफाई करना या कम करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। फिर रिव्यूवर्स के लिए या एडिटर्स के लिए उसको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। तो ये सारी लिमिटेशंस जो एक सिंपल लिटरेचर रिव्यू या नैरेटिव रिव्यू में पाई जाती हैं,
वो सिस्टमैटिक रिव्यू में उनको मिनिमाइज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है मेटा एनालिसिस। मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू जब स्टार्ट करते हैं हम, तो उनका स्टार्ट एक ही तरह से होता है। इसके लिए जो गाइडलाइन हम फॉलो करते हैं यूजुअली मेटा एनालिसिस के लिए या सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए, वो गाइडलाइन, उसको हम प्रिज्मा गाइडलाइन कहते हैं। वो गाइडलाइन बेसिकली डिफरेंट स्टेप्स हैं, टॉपिक सिलेक्शन से लेके उसके आर्टिकल को कंप्लीट करने तक, रिसर्च स्टडी को कंप्लीट करने तक मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स हैं। हर स्टेप के लिए गाइडलाइन मौजूद है कि किस किस तरह उस स्टेप को परफॉर्म करना है। स्टार्ट में मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू दोनों एक तरह के होते हैं। उसमें दोनों में रिसर्च क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाते हैं। एक टाइटल होता है, इंट्रोडक्शन लिखते हैं, एक मेथडोलॉजी लिखते हैं। मेथडोलॉजी में फिर इंक्लूजन क्राइटेरिया हम देते हैं, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया देते हैं, उसके बाद कीवर्ड्स देते हैं, उसके बाद जर्नल्स कौन से डेटाबेसेस में जो सर्चिंग एवेन्यूज़ हैं वो क्या होंगे, एक फ्लो डायग्राम देते हैं। इसी तरह मेटा एनालिसिस में भी सेम स्टेप्स को परफॉर्म करते हैं। इन दोनों में फ़र्क जाके पड़ता है डाटा एनालिसिस में। चूँकि सिस्टमैटिक रिव्यू में हम जो डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं सिलेक्टेड स्टडीज़ में से, वो टेक्सचुअल डाटा होता है, वो टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। और जब मेटा एनालिसिस में हम डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं सिलेक्टेड स्टडीज़ में से, तो वो स्टैटिस्टिकल डाटा होता है। तो जब स्टैटिस्टिकल डाटा हमारे पास आएगा तो उसको एनालाइज करने के लिए हमें स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज का यूज़ करना पड़ेगा। यूजुअली हम मेटा एनालिसिस के लिए किसी न किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। इसको मैनुअली भी किया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल होता है फार्मूलेज को मैनुअल सॉल्व करना। इसके लिए डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव मेटा एनालिसिस है एक सॉफ्टवेयर, जमोवी है एक सॉफ्टवेयर, मेटा एसेंशियल है एक सॉफ्टवेयर, जैस्प है एक सॉफ्टवेयर। उसके अलावा SPSS में भी हम मेटा एनालिसिस को कंडक्ट कर सकते हैं। SPSS का वर्जन 28 जो है वो, उसमें मेटा एनालिसिस की ऑप्शन मौजूद है। इसके अलावा उसके बाद में आने वाले वर्जन जैसे कि 29th वर्जन है, उसमें भी मेटा एनालिसिस की प्रोविजन मौजूद है, उसमें हम मेटा एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स को हम यूज़ करते हैं मेटा एनालिसिस के लिए। जबकि हम सिस्टमैटिक रिव्यू के लिए हमें किसी खास स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। हम जस्ट एक क्वालिटेटिव एनालिसिस आप उसका कह सकते हैं कि उसमें थीमेटिक एनालिसिस हम कर लेते हैं और उसी तरह अपनी फाइंडिंग्स को जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं। तो दोनों में बेसिकली फ़र्क जो है वो, चूँकि डाटा का फ़र्क होता है, फिर जाके एनालिसिस में भी डिफरेंस आता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटा एनालिसिस इज़ द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स टू कंबाइन एंड समराइज द रिजल्ट्स ऑफ मल्टीपल स्टडीज़। यानी कि मल्टीपल स्टडीज़ आप सेलेक्ट करते हैं, उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर आप उन स्टडीज़ के रिजल्ट्स को कंबाइन करते हैं आपस में। कंबाइन करने के लिए आप स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं इसकी हिस्ट्री क्या है। मेटा एनालिसिस 90s में स्टार्ट हुआ था। इन द अर्ली 90s कैरल पियर्सन फर्स्ट अटेम्प्टेड टू कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल स्टडीज ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीन यूजिंग स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू इंटीग्रेट रिजल्ट्स। ये बेसिकली मेडिकल की फील्ड से स्टार्ट हुआ था मेटा एनालिसिस। उसके बाद जो बाकायदा तौर पे जो टर्म जो यूज़ की वो 1976 में ये टर्म यूज़ हुई मेटा एनालिसिस की। तो इस टर्म को यूज़ करने वाले जो थे वो जीन ग्लास थे, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थे, और उन्होंने भी स्टडीज़ को कंबाइन करके तो उनको एजुकेशनल सेटिंग्स में या साइकोलॉजिकल रिसर्च में उसको यूज़ किया। उसके बाद ये डिफरेंट फील्ड्स में मेटा एनालिसिस एमर्ज होना शुरू हुआ साइकोलॉजी से, जैसे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आजकल यूज़ हो रहा है, इवन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में भी इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा एजुकेशन में भी इसका मेटा एनालिसिस स्टडीज़ का बहुत देखने में आई हैं। और इसके अलावा इसका यूज़ इस हद तक है कि बाज़ जो जर्नल्स हैं उन्होंने अपना स्कोप जो है उसमें बड़ा वाज़ेह करके लिखा हुआ है कि आप मेटा एनालिसिस या सिस्टमैटिक रिव्यू से रिलेटेड स्टडीज़ को सबमिट करवाएं। अच्छा, सिस्टमैटिक रिव्यू से रिलेटेड
सिस्टमैटिक रिव्यू के नाम से एक जर्नल भी मौजूद है जो सिर्फ सिस्टमैटिक रिव्यूज़ से रिलेटेड स्टडीज़ को एक्सेप्ट करता है। उसके बाद यहाँ हम एक एग्जांपल देखते हैं कि जो डेफिनेशन है ये बेसिकली एक डेफिनेशन भी है और एक इसको एग्जांपल भी कह सकते हैं और इसको नेसेसरी कंडीशंस भी कह सकते हैं कि जब आपने मेटा एनालिसिस को कंडक्ट करना है तो उसमें कुछ शराइत हैं। ये कहीं पे आपको किसी वाज़े तौर पे किसी आर्टिकल में या बुक में शायद लिखी हुई कहीं इस तरह ना मिले। ये मैंने 4-5 मेटा एनालिसिस लिखे फिर पब्लिश करवाए, तो उसमें अपने एक्सपीरियंस की बेस पे जो मैंने एक रिज़ल्ट निकाला एक कि मेटा एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ें जो हैं वो लाजमी चाहिए। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स है ऑफ सेलेक्टेड स्टडी ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक दैट एड्रेस द सेम। दैट एड्रेस द सेम का मीनिंग है कि रिसर्च क्वेश्चंस और हाइपोथेसिस। अच्छा, इसमें स्टडी सेलेक्ट करनी होती हैं पहले सिस्टमैटिक रिव्यू की तरह। स्टडी किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लेनी होती हैं जो एक ही टॉपिक को एड्रेस कर रही हूँ और उसमें जो रिसर्च क्वेश्चंस रिसर्चर ने डिफाइन किए होते हैं मेटा एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए, वो रिसर्च क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, वो हाइपोथेसिस भी हो सकते हैं और वो ऑब्जेक्टिव्स भी हो सकते हैं। और वो ऑब्जेक्टिव्स जो रिसर्चर डिफाइन करता है वही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो जो आपने स्टडीज़ सेलेक्ट करनी है उसमें भी उसके भी सेम ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस हों। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कि जो स्टडीज़ आपने सेलेक्ट की हैं उन स्टडीज़ में जो एक स्टैटिस्टिकल मेजर्स को यूज़ किया है वो भी सारी स्टडीज़ में जो आपने सेलेक्ट की हैं वो कॉमन होनी चाहिए, वो एक ही स्टैटिस्टिकल मेजर हो। सपोज आप कोरिलेशन देखना चाह रहे हैं वेरिएबल ए और वेरिएबल बी का, तो आपका हाइपोथेसिस जो होगा कि वेरिएबल ए और बी के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है। अब जितनी भी स्टडीज़ आपने सेलेक्ट की उन्होंने ए और बी का रिलेशनशिप तो देखा है, लेकिन दूसरी शर्त ये है कि उन्होंने जो रिलेशनशिप को देखने के लिए जो टेस्ट अप्लाई किया है वो टेस्ट भी सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोरिलेशन को देखने के लिए पियर्सन आर अप्लाई किया है तो सारी स्टडीज़ ने ही पियर्सन आर अप्लाई किया हो और आप आर की वैल्यू ही वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ स्टडीज़ में से वेरिएबल तो दोनों के सेम हो, ए बी को मेजर किया हो, लेकिन किसी ने पियर्सन अप्लाई किया हुआ है, किसी ने रिग्रेशन को अप्लाई किया हुआ है, तो आप वो दोनों लें, ऐसा नहीं है। कॉमन स्टैटिस्टिकल मेजर्स होने चाहिए। वी कैन आल्सो से दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर कंडक्टिंग और स्टार्टिंग मेटा एनालिसिस। सो मेटा एनालिसिस को कंडक्ट करने के लिए ये नेसेसरी कंडीशंस हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं बीइंग ए रिसर्चर। मेटा एनालिसिस को स्टार्ट करने के लिए ये कंडीशंस ज़रूरी हैं। अगर इनमें से कंडीशन एक भी मिसिंग है तो आप मेटा एनालिसिस जो है वो कंडक्ट नहीं कर सकते। मेटा एनालिसिस की ये एक एग्जांपल है जिसमें हमने बात की कि एक स्पेसिफिक टॉपिक होना चाहिए। एक स्पेसिफिक टॉपिक क्या है यहाँ? मेटा एनालिसिस ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड ब्लड प्रेशर इन एडल्ट्स। इसमें 2 वेरिएबल हैं हमारे पास, फिजिकल एक्टिविटी एंड ब्लड प्रेशर इन एडल्ट्स। इसमें हमने ऐसी स्टडीज़ जो हैं वो सिलेक्ट करनी है जिसमें ये दोनों वेरिएबल्स जो हैं इनको मेजर किया गया हो, इनका रिलेशनशिप देखा हो। इसमें हमें मेटा एनालिसिस को कंडक्ट करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ तो ऑलरेडी मौजूद हैं जिन्होंने रिलेशनशिप देखा होगा फिजिकल एक्टिविटी और ब्लड प्रेशर का, लेकिन उसके बावजूद हमें मेटा एनालिसिस की ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद हैं, उनके रिजल्ट्स जो हैं वो भी डिफरेंट होंगे कोरिलेशन के, रिलेशनशिप के। वो स्टडीज़ डिफरेंट एरियाज़ में कंडक्ट हुई होंगी। उनमें से कुछ जो हैं उन्होंने रिलेशनशिप बयान किया होगा कि वो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है फिजिकल एक्टिविटी और ब्लड प्रेशर के दरमियान में। कुछ ने जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बताया होगा, कुछ ने नेगेटिव बताया होगा, कुछ ने पॉजिटिव बताया होगा। अगर सारी स्टडीज सपोज फर्ज कर लें हम कि पॉजिटिव रिलेशनशिप पे मौजूद हैं, कि आपने 30 स्टडीज डाउनलोड की और उन्होंने पॉजिटिव रिलेशनशिप बताया हुआ है, तो फिर भी मेटा एनालिसिस कंडक्ट करने की ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है
कि वो सारी स्टडीज़ के जो रिजल्ट्स हैं उनमें स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप जो है वो वेरी कर रही होगी। तो इसलिए डिफरेंट रिजल्ट्स की बेस पे किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा जा सकता। किसी कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए हमें मेटा एनालिसिस कंडक्ट करना पड़ता है। उसके बाद मेटा एनालिसिस की ये एक और एग्जांपल है, सॉरी ये वही एग्जांपल है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल एक्टिविटी एंड ब्लड प्रेशर। अच्छा, इसमें कॉमन स्टैटिस्टिकल मेजर क्या हो सकता है इसमें। अब बहुत सारी स्टडीज जो सिलेक्ट की हैं, ये इसकी दूसरी कंडीशन है कि कॉमन स्टैटिस्टिकल मेजर इसमें कि कोरिलेशन कोफिशिएंट पियर्सन जिसको हम कहते हैं, पियर्सन आर अप्लाई किया हो सारी स्टडीज ने दो वेरिएबल्स के दरमियान, फिजिकल एक्टिविटी एंड ब्लड प्रेशर इन अडल्ट्स। नेक्स्ट उसकी एक सेकंड एग्जांपल है, पहली एग्जांपल तो मेडिकल की फील्ड से थी, ये मेडिकल की फील्ड से एग्जांपल इसलिए दी गई कि मेडिकल के लोग बहुत सारे जो हैं वो मेटा एनालिसिस कंडक्ट करते हैं, तो उनको समझने में, अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। ये दूसरी एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी से रिलेट है, जो एजुकेशन की फील्ड से हैं लोग, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से हैं लोग, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हैं लोग, या आईटी की फील्ड से हैं, या किसी भी दूसरी रेलिवेंट फील्ड से हैं, तो ये एग्जांपल उनको समझने में आसानी होगी। ये टॉपिक है हमारा एक्सेप्टेंस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरीज यूजिंग टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल। ये हमने एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, फिर हमने इस पे कुछ हाइपोथेसिस डेवलप कर लिए। पहला हाइपोथेसिस हमने जो डेवलप किया, देयर इज अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन परसीव्ड यूजफुलनेस एंड एटीट्यूड टुवर्ड यूजिंग टेक्नोलॉजी इन लाइब्रेरीज। दूसरा हाइपोथेसिस हमने डेवलप कर लिया कि परसीव्ड ईज ऑफ यूज और एटीट्यूड टुवर्ड यूजिंग का रिलेशनशिप। इसी तरह हमने तीसरा हाइपोथेसिस भी डेवलप कर लिया। अच्छा, मेटा एनालिसिस में हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो हमने ये तय कर ली हाइपोथेसिस। तो उसके बाद हम ऐसी स्टडीज़ जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे जिन्होंने टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस टैम मॉडल अप्लाई किया हो और वो लाइब्रेरीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो फिर वहाँ से हम डाटा लेंगे, ये जो वेरिएबल्स हैं हाइपोथेसिस के हम सिलेक्ट किए, इनसे रिलेटेड हम डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे, और इसमें कॉमन स्टैटिस्टिकल मेजर हम तय कर लेंगे कि हमने जिन स्टडीज़ में कोरिलेशन अप्लाई किया गया है उसमें पियर्सन आर की वैल्यू जो है वो हमने लेनी है, या हमने रिग्रेशन वाली स्टडीज़ जो है वो लेनी है। हम कोई एक तय कर लेंगे, हम ऐसा नहीं है कि दोनों को हम लेके मिक्स कर लें, तो इस तरह मेटा एनालिसिस वो गलत होगा, उसके रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक नहीं होंगे। गो कि हम रिग्रेशन का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट की जो वैल्यू है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फार्मूला के ज़रिए पियर्सन आर में, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं वो इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते। वो रिकमेंड करते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू जो पेपर में से हो वो आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास सपोज नंबर ऑफ़ स्टडीज़ कम हैं और कुछ स्टडीज़ आपने ऐसी डाउनलोड की हैं जिसमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को देखने के लिए रिग्रेशन अप्लाई किया गया है, तो आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसके लिए भी मैं कोई किसी वीडियो में आपको बता दूंगा कि इसको ट्रांसफॉर्म को रिलेशन में कैसे करते हैं। उसके बाद मेटा एनालिसिस जो है, मेटा एनालिसिस की बेसिकली जो कैटेगराइज किया जाता है स्टडीज़ को, वो दो तरह की स्टडीज़ में कैटेगराइज किया जाता है। पहली जो किस्म है मेटा एनालिसिस की कंडक्ट करने के लिए वो ज़्यादातर मेडिकल के लोग कंडक्ट करते हैं, जो कि आरसीटी बेस्ड स्टडीज़ होती हैं, जिसको हम रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल कहते हैं। इसमें ये होता है कि एक कंट्रोल ग्रुप होता है और दूसरा ट्रीटमेंट ग्रुप होता है। ट्रीटमेंट ग्रुप जो है उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। जो कंट्रोल ग्रुप होता है, कंट्रोल ग्रुप को प्लेसेबो दिया जाता है, जो कि एक डमी, एक मेडिसिन की फॉर्म डमी होती है, वो दिया जाता है। फिर उनके रिजल्ट्स जो देखे जाते हैं उसमें नंबर ऑफ़ इवेंट्स भी आ जाते हैं कि उसमें कितनी डेथ्स हो गई, उसमें रिकवरी क्या है। तो फिर इन दोनों जो ग्रुप्स हैं इनके दरमियान कंपैरिजन देखते हैं और वो देखते हैं सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये इस तरह की स्टडीज़ को हम
जब मेटा एनालिसिस करते हैं तो इसको हम आरसीटी बेस्ड स्टडीज़ कहते हैं, जो कि मेडिकल वाले लोग ज़्यादा करते हैं। किसी भी कोई नई वैक्सीनेशन हो उसको टेस्ट करने के लिए इस जो है वो आरसीटी बेस्ड स्टडीज़ की जाती हैं। और फिर उन जितनी भी आरसीटीज़ बेस्ड स्टडीज़ हैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे, उनको सेलेक्ट करके तो उनको उनके रिजल्ट्स को कंबाइन करने का अमल जो है वो मेटा एनालिसिस कहलाता है, और वो आरसीटी बेस्ड स्टडी हो। उसके बाद नॉन आरसीटी बेस्ड मेटा एनालिसिस भी होता है। इसमें जो है वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल ग्रुप्स दो नहीं होते, इसमें दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप देखना होता है। इसको हम कोरिलेशनल बेस्ड स्टडीज़ कहते हैं। तो ये मेनली दो टाइप्स होती हैं मेटा एनालिसिस की, दो तरह की। इसमें जो सेकंड टाइप है कोरिलेशनल बेस्ड स्टडीज़, ये मेडिकल लोग की फील्ड में भी लोग करते हैं, लेकिन मेडिकल की फील्ड में ये इसका रुझान थोड़ा सा कम है। ये ज़्यादातर एजुकेशन से रिलेटेड जो है, एजुकेशन की फील्ड से रिलेटेड लोग एक्सपर्ट्स ज़्यादा करते हैं, रिसर्चर्स, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड के जो रिसर्चर हैं वो करते हैं। उसमें लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की फील्ड से भी आ जाते हैं, उसमें साइकोलॉजी है या और इससे रिलेटेड जो फील्ड हैं, इन फील्ड से रिलेटेड लोग कोरिलेशनल बेस्ड मेटा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं।